नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मनोविज्ञान की जो सीरीज आपको चला रहा था थ्योरी से रिलेटेड, उसमें आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और वो हमारा टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत। आज हम सिद्धांत को जो है पढ़ने वाले हैं। दूसरे लेसन में ही बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हम पिछले थ्योरी जो कराया था बाल विकास का उसमें हम कवर नहीं कर पाए थे, तो उसको हम आज के वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एकदम बेसिक से हमने मनोविज्ञान को शुरू किया है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत। देखिए, बाल विकास जब भी आप पढ़ते हैं तो बाल विकास में एक बालक के जितनी भी एक्टिविटी होती है या जितने उसके विकास में संयोग करते हैं उन सभी चीजों को पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत भी होते हैं जो बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक तरह का कहिए कि बालक के विकास में काफी हेल्प करते हैं। उसी को हम बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि एग्जाम में बनते हैं। इसी 8 में से बनते हैं क्वेश्चन। अगर बनेंगे तो इस 8 में से ही अगर सिद्धांत से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनते हैं। पहला हमारा सिद्धांत है बाल विकास का। थोड़ा वीडियो को क्वालिटी तेज कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिखे। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जब गर्भ में बच्चे का धारण हो जाता है तो तब से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक अगर हम बात करें तो बालक का विकास होता रहता है, निरंतर होता रहता है। तो उसी को पहला हमारा सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। तो पहला हमारा सिद्धांत निरंतर चलने का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न जो होता है उसको कह रहा है कि इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए हरलाक ने कहा कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के रूप प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। एक तरह इसका कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो मनुष्य हो, किसी भी जाति धर्म का वो व्यक्ति हो, वो मनुष्य है तो उसका विकास मनुष्य की ही तरह होगा। याद रखिएगा, अगर वो जानवर है या पशु है तो उसका भी विकास उसी जानवर या पशु के समान होगा जिस तरह के उसके जानवरों का विकास हुआ है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत यही करता है कि जिस समूह का या जिस समान का जो प्रजाति है उसका विकास जो है उसी के अनुरूप होता है। तो दूसरा सिद्धांत हमारा हो गया। आगे चलते हैं तीसरे सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत हमारा कह रहा है कि विकास, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। मतलब एक समान जो है विकास और विकास और वृद्धि की जो दर होती है वो एक समान नहीं होती है। तो उसको आप एक तरह का अलग ही नाम दे सकते हैं, जिसको हम चक्रीय प्रगति का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज। तो उसी को कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास की गति जो है, दर जो है एक सी नहीं रहती है, हमेशा एक सी नहीं रहती कि विकास की दर एक सीधी रेखा में हो रहा है, तो ऐसा नहीं देखा जाता है। जैसे कि विकास की गति सहसा अवस्था में तीव्र होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में मंद हो जाती है और फिर जाकर किशोरावस्था में जो है अपनी उच्च अवस्था में जो होती है उसमें तीव्र गति का विकास का जो है रूप धारण कर लेती है। तो वही बात कर रहा है कि वृद्धि और विकास जो है एक समान या एक दर से कभी नहीं होती है, उसका जो है परिवर्तन समय अनुसार होता रहता है। चौथा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर उस अंग के भागों का चलाना जो है सीख जाता है। एकीकरण, जैसे आप अगर हम कह सकते हैं आपको कि जैसे आपका पूरा हाथ हुआ तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करना पहले आप सीखते हैं, उसके बाद हाथ की जितनी भी अंगुलियां होती है उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो संपूर्ण पार्ट का पहले इस्तेमाल करना सीखते हैं, उसके बाद उसके अंग जो होते हैं अंदरून मतलब अंदरी पार्ट जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना बाद में आप सीखते हैं। वही बात जो है एकीकरण का सिद्धांत कहता है।
आगे चलते हैं पांचवा सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत कह रहा है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी जो बालक का विकास होता है, ये कई बार एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसको हम सिर से पैर का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कि पहले सिर के आसपास के जो अंग होंगे उनका विकास होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में जो है हमारे पैरों का विकास होता है। ये एग्जाम में बना हुआ है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विकास की दिशा का सिद्धांत, तो पहले सिर का, फिर उसके बाद पैरों का विकास होता है। आगे चलते हैं छठवें सिद्धांत पर। छठवां सिद्धांत कह रहा है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अगर इनमें एक भी विकास में कमी आएगी, मतलब ये जो जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास है, तो इसमें एक एक का भी विकास में अगर कमी आती है तो वही बालक जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाता है। आप कह सकते हैं कि उसकी जो है मंद बुद्धि या उसमें कुछ ना कुछ कमी जो है उसका हो जाता है, इस एक भी विकास में अगर कमी आती है। तो परस्पर एक दूसरे का संबंध होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत यही कहता है कि सबका विकास जो है एक समान होता है, एक साथ होता है। दूसरा सातवां सिद्धांत है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, तो ऐसे ही ऑप्शन आपको बनाकर इसमें मिलते हैं। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले रोते हुए सभी अंगों का, हिस्सों का जो है गति करता था। मतलब बचपन में जब बच्चे को भी रोते हैं तो वो सभी अंगों को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने रोने की प्रक्रिया में। लेकिन जैसे जैसे उस बालक का विकास हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उस समय उसके सिर्फ आंख से पानी या आंसू ही गिरते हैं, बाकी और भी कोई अंग जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उस समय जो है उसका विशिष्ट हो गया है, यानी उसका विकास पूर्ण हो गया है। तो वही करा कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आठवां सिद्धांत और लास्ट देख लेते हैं कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे डॉक्टर एक्सरे की मशीन से हाथ में आने वाले परिवर्तनों को बता सकता है कि भविष्य में क्या उसका परिवर्तन हो सकता है। तो वही चीज बाल विकास के द्वारा, जब भी आप किसी बालक का विकास करते हैं या विकास के बारे में आप कार्य करते हैं, तो आप उस बालक के बारे में ही बता सकते हैं कि वो बालक आगे चलकर कैसा होगा, या उसका कौन सा क्षेत्र विकसित ज्यादा नहीं हो पाएगा, कौन सा क्षेत्र ज्यादा हो पाएगा। तो वही चीज है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी विकास के द्वारा भी आप बालक की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में वो आगे क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है। तो ये 8 सिद्धांत हो जाते हैं बाल विकास के अंतर्गत आने वाले। इसमें से 3 से 4 की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न भी बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और ये जो है मैंने शुरू किया हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अध्याय 1, जो कि घटना चक्र की बुक आती है, उससे रिलेटेड आपको ये वीडियो ला रहा हूँ। तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इसके बाद आगे चलते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम आज के वीडियो में देख लेते हैं, जो कि हम पहले वीडियो में नहीं देख पाए थे बाल विकास के, तो आज के वीडियो में कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पहला प्रश्न है कि बाल विकास इनका अध्ययन है, यानी बाल विकास में इनका अध्ययन किया जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप उत्तर ढूंढ लीजिएगा। हम इसका उत्तर बताने जाते हैं। जब हम बाल विकास पहले वीडियो बनाए थे बाल विकास से रिलेटेड, तो उसमें हम आपको बताए थे कि बाल विकास में किस चीज का अध्ययन या इनका अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो बालक का गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत जो अध्ययन किया जाता है, वही जो है देखिए सी वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा।
ध्यान रखिएगा सी वाला, क्योंकि बुक में सी वाला ही ऑप्शन दिया गया है। कुछ लोग कहेंगे कि बाल विकास का अध्ययन जो है सिर्फ गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जाती है। ये भी बात आपकी सत्य है, लेकिन जो बुक में ऑप्शन दिया है हम उसी के साथ जाएंगे। हालांकि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूंगा कि बाल विकास में किसका उत्तर होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का ही बाल विकास कहा जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। उसकी अवस्था तो आगे की अवस्था जो है प्रौढ़ा में चली जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर विकास नहीं होते हैं। तो इतना ही का ही अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, लेकिन बुक में सी वाला ऑप्शन दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है उत्तर ढूंढ लीजिएगा। मैं बी वाले ऑप्शन के साथ अपने अकॉर्डिंग जा रहा हूं, और बुक के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो सी वाले ऑप्शन के साथ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारे अनुसार बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। चलिए, जब हमारी पहली वीडियो बाल विकास से रिलेटेड देखे होंगे तो उसमें हम इसको काफी डिटेल में जो है चर्चा किया था। आपको थ्योरेटिकल पार्ट की तरह आपको हम बताया था पहली वीडियो में, तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम प्रश्न कवर नहीं कर पाए थे, तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है अध्ययन पद्धतियों में, दूसरा क्षेत्र में, तीसरा कार्य में, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। अगर हम उत्तर की बात करें तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास की बात करें तो इसमें अध्ययन पद्धतियां तो सेम ही हो सकती हैं, लेकिन इसका अंतर जो अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में इनके अंतर होता है। मैंने कार्य क्षेत्र डिटेल में आपको बताया था कि बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं, तो इनके कार्य क्षेत्र जो है चेंज हो सकते हैं। कार्य एक ही है, लेकिन इनके जो क्षेत्र होते हैं, अध्ययन के क्षेत्र होते हैं, वो जो है चेंज होते मतलब अलग अलग होते हैं। तो इनका अंतर, प्रमुख अंतर दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। बुक में भी यही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि बाल विकास का अध्ययन है। बाल विकास इनका अध्ययन है, किसका अध्ययन है वो आपको बताना है। अभी हमने पहला प्रश्न देखेंगे, वही प्रश्न यहाँ पे उठाकर दे दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है चेंज कर दिया है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, ऑप्शन बी है बालकों के व्यवहारों का, ऑप्शन सी है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का। ऑप्शन के उत्तर की बात करें तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी जो है बाल विकास के अंतर्गत ये सभी अध्ययन किए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमारा प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको सामने ऑप्शन दिख रहा है, उसी में से ढूंढकर आपको चुनना है। बाल विकास का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बी वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। पहली जब थ्योरी वाली पहली वीडियो बाल विकास की बताया था तो उसमें यही मेन पॉइंट, पहला ही हमारा यही पॉइंट था कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा चौथा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुकरण करता है। अभी हमने इस पर सिद्धांत पर ही चर्चा किए थे, तो आपसे अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आप जरूर इसका ऑप्शन ढूंढ लेंगे। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुकरण करता है, तो वो करता है सिर से पैर की तरफ, क्योंकि बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, और ये एक तरह का सिद्धांत भी है। तो ये चीजें अभी हमने इस पर चर्चा किए थे, तो बी वाला ऑप्शन 5वां का सही हो जाएगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने आज की वीडियो में कवर किए, जो काफी इंपोर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ इसकी चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।